नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। लेकिन सबसे पहले आज शुरू कर लेते हैं रुपए की चाल से, क्योंकि रुपया लगातार नया निचला स्तर बनाता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले अब 79 रुपये 86 पैसे के नए निचले स्तर पर पहुंच गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल सोडानी जी हैं शिनहन बैंक से। सर, सबसे पहले कुणाल जी, आपने ही सबसे पहले टारगेट दिया था 79-80 का, क्या लग रहा है इसके बाद क्या अब 80 भी क्रॉस कर लेगा या यहाँ से रिकवरी दिखेगी? कुणाल जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो 80 है वो एक बार टेस्ट जरूर कर सकता है, बट ओवरऑल अगर ये टेस्ट करके थोड़ा भी सस्टेन कर जाता है, काफी सारे स्टॉप लॉसेस 80 और 80.10 के आसपास होंगे। तो इन केस अगर ये लेवल थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो एक ब्रेकआउट दिख सकता है 80.35 की तरफ। बट इन केस ये सस्टेन और ब्रेक होता है तो इंट्राडे पॉसिबली टेस्ट करके एक बार रिवर्स हो जाए। बट विद टाइम 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने राइटली कहा कि जो यूएस सीपीआई नंबर था जो 9.1% आया, एक्सपेक्टेशन 8.8% की थी, बट उससे ज्यादा कंसर्न ये था कि जो कोर इन्फ्लेशन डेटा था वो 5.7 आया, 5.9 आया, 5.7% की उम्मीद थी। तो वो एक कंसर्न है। और यूएस में 4 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एनर्जी प्राइसेस की बात करें, रेंट की बात करें, मेडिकल केयर की बात करें और ग्रोसरी की बात करें, तो ये चारों चीजों में इन्फ्लेशन दर ऊपरी तरफ आया है जो कंसर्न रेज करता है। बात करें यूरोजोन की, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बिकॉज ऑफ नॉर्थ पाइपलाइन, काफी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस वहां देखी जा सकती है, जो थोड़ा यूरो डॉलर पे अभी भी प्रेशर बनाए सकता है। तो जैसे हमने कहा था कि जो डॉलर इंडेक्स में जो हाई कल मारा था वो 108.59 का था, अभी भी मुझे लग रहा है पर्सनली 109.02 तक वहां और स्पेस है। सो यहाँ से और थोड़ा ऊपर हम देख सकते हैं। एक और रीजन जो लोग बात नहीं कर रहे हैं कि जो रियल वेजेस है यूएस की, जो वर्कर की, जो लेबर की जो वेजेस होती है वो 1% से गिर गई है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 3.6% से नीचे आ गई है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट है वह वेजेस वाली फैक्टर भी प्ले आउट करेगी, बिकॉज वो भी रिड्यूस हो रही है, एक जगह इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कंसर्न है। यूरो डॉलर पैरिटी कल टेस्ट करके वापस एक रिबाउंड किया था, बट काफी ऑप्शन सेलर्स अगर ये 2-3 बार और टेस्ट करता है पैरिटी की तरफ तो मुझे पर्सनली लगता है ये 0.9940 लेवल्स तक आ सकता है। ये ऑप्शन सेलर्स के पास कोई मौका नहीं होगा फिर, और कोई चॉइस नहीं होगी, उन्हें हेज करना पड़ेगा अपने एक्सपोजर नीचे के लेवल पे। सो एक दो चीजें और, जैसे चाइना में ऑनगोइंग कोविड केसेस तो हैं ही, बट जापान में भी आज रेड अलर्ट घोषित किया है कोविड राइजिंग कोविड केसेस के लिए। सो वो एक कंसर्न है। रुपए के लिए एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर $98 के नीचे थोड़ा सा सस्टेन करना शुरू करे, अभी 100 के आसपास घूम रहा है, बट अगर $98 पर बैरल ब्रेंट अगर नीचे रहता है तो एक छोटा पॉजिटिव आउटसेट इंडियन मैक्रोस की तरफ झलक सकता है। सो वो एक देखने जैसी बात होगी। ओवरऑल मुझे अभी लग रहा है जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा है डॉलर रुपये का। सो अब 79.40 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। 80 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इनकेस वो तोड़ता है तो 80.35 तक स्पेस है मेरे हिसाब से। शुक्रिया कुणाल, आपने वक्त निकाला और पूरा समझाया कि क्या कुछ आगे फंडामेंटल से ट्रिगर हैं रुपए के लिए और कितनी गिरावट और आ सकती है। कुणाल शाह जी, आपको क्या लग रहा है रुपए में यहाँ से कितनी गिरावट और आप देख रहे हैं? जी, जैसे हमने सुना प्रीवियस पैनलिस्ट से, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ से 80-20, 80-25 मैक्सिमम इतना लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ फैक्टर इन होने लगी है प्राइस में। यूएस में 75 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट जो भी रेट बढ़ना है, दैट इज़ प्राइस्ड इन, एवरीबॉडी नोज इट, देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन दिस। दूसरा जो रीज़न मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इवन दो बाइडेन साहब ने भी कल बोला है कि ये इन्फ्लेशन पीक होने वाला है। सो अगर आप लास्ट 25 दिन में कमोडिटी का जो सेल ऑफ देखेंगे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, सो कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन कम होने वाला है। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होने से हमको ग्रोथ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सो वो भी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन कर्बिंग डाउन द इन्फ्लेशन फ्रॉम द अदर पॉइंट। सो मेरा मानना ऐसा है कि हमने ऑलरेडी वर्स्ट देख लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ से डेप्रिशिएट हो सकता है 80, 20, 25 तक, बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आएगा ऐसा लग नहीं रहा है ये लेवल से।
एक और अहम खबर है, वापस से नॉन एग्री मार्केट की तरफ आएंगे और मनोज जी और आपके भाभी का आपके पास भी आएंगे। उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें कि एग्री में ऑप्शंस ट्रेडिंग, मसालों का ऑप्शन ट्रेडिंग कल से शुरू हो रहा है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के नए कॉन्ट्रैक्ट कल से लॉन्च हो जाएंगे और कल से आप ट्रेडिंग भी शुरू कर पाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। कपिल देव हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर है एनसीडीएक्स के, और अश्विन नायक हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के फाउंडिंग चेयरमैन हैं। सबसे पहले अश्विन जी आप बताइए, क्योंकि आप लोगों का मसालों में कारोबार है, अब ऑप्शंस आने से कितना फायदा होगा कारोबारियों के लिए और किसानों के लिए कितना फायदेमंद है? नमस्कार सर। एक्चुअली ये जो ऑप्शन कल से एनसीडीएक्स शुरू करने जा रहा है उससे ट्रेडर्स और व्यापारी दोनों को फायदा होगा, क्योंकि जैसे फ्यूचर्स के अंदर रिस्क काफी हैवी रहते हैं, तो ऑप्शंस और पुट कॉल के अंदर लोग अपना रिस्क लॉक कर पाएंगे। जैसे किसान को भी इसके अंदर फायदा होगा, एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होगा, और जो ट्रेडर्स खाली ट्रेड करते हैं उनको भी काफी अच्छा खासा फायदा होगा। ओके मनोज जी, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम के तौर पे क्या ऑप्शंस में दिलचस्पी ज्यादा होगी? मनोज जैन साहब। मोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से जो है ऑप्शंस की तरफ रुझान बढ़ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मार्जिन के रेफरेंस में बात करें तो फ्यूचर का जो भी ट्रेड करते हैं उसके लिए पूरा मार्जिन जो है यहाँ पे, चाहे वो ट्रेडर हो, हेजर हो या फार्मर्स हो, उनको पूरा पे करना रहता है। ऑप्शन के केस में यहाँ केवल उनको ऑप्शन की प्रीमियम पे करना रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क हेज पर्सपेक्टिव में काफ़ी कुछ जो है ऑप्शंस हेल्प करते हुए आएंगे वैल्यू चेन पार्टनर को। तो डेफिनेटली यहाँ ऑप्शन की तरफ जो है ओवरऑल वैल्यू चेन का जो है रुझान वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। विश्व मोहन। ओके, और मनोज जी एक और सवाल आपसे होगा, ऑप्शंस इन गुड्स है तो क्या जो स्पॉट में भाव होंगे उसके आधार पर सेटलमेंट होगा? कंपलसरी डिलीवरी तो लेनी ही पड़ेगी ऑप्शंस इन गुड्स है तो? बिल्कुल, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल जैसा फ्यूचर का रहता है कि स्ट्रिगर्ड पीरियड में जाकर के, और वो ऑप्शन जो है अगर आपका कोई भी ओपन पोजीशन है इन द मनी का तो वो कन्वर्ज हो जाएगा। और जिस तरह से हमारा जो फ्यूचर का मैकेनिज्म है उसी मैकेनिज्म के तहत यहाँ भी जो है डिलीवरी के सेटलमेंट जो है ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे। भाविक, आप जब ऑप्शंस, मसालों के ऑप्शंस को लेकर आपके क्लाइंट्स वगैरह की किस तरह के रिस्पॉन्स है? विश्व मोहन जी, अभी तो थोड़ा पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसे हमने अभी सुना कि अगर फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो पूरा मार्जिन आपको भरना पड़ता है, और अगर ऑप्शंस में आप करते हो तो आपको जो प्रीमियम है वही पे करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो अपनी पोजीशन हेज करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन एक ज़्यादा अच्छा बेहतर उपाय है, क्योंकि उनको मार्जिन भी कम करना रहता है। तो आई थिंक जो एनसीडीएक्स का ये जो मूव है ये अच्छा है। इनफैक्ट इससे पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ेंगे और जिन लोगों को हेज करना है उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा। हमारे साथ चीफ बिजनेस ऑफिसर एनसीडीएक्स के कपिल देव जी भी हैं। कपिल, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। शायद पहली बार बात हो रही है आपसे हमारे चैनल पर। मेरा सवाल ये होगा, किस तरह के रिस्पांस आप लोगों को उम्मीद है, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शुरुआत में किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं मसालों के ऑप्शंस को लेकर? थैंक यू विश्व मोहन जी। लिक्विडिटी के लिए एक्सचेंज की तरफ से जो भी पुश है, अवेयरनेस जो क्रिएशन है लोगों को करना है, या लोगों को ऑप्शंस टूल के बारे में समझाना है और फार्मर्स तक कैसे इन टूल को लेके जाना है, वो सारी एक्टिविटी एक्सचेंज कर रही है। और अभी हमारे पास एक टूल जो ऑप्शंस हम गुआर में ट्रेड कर रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। उसमें लिक्विडिटी सपोर्ट हमने कुछ स्कीम शुरू करके लोगों को इसके बारे में समझाया, और उन लोगों को हम अभी ट्रेड करने के लिए अवेयर कर रहे हैं, और वो उन्होंने ट्रेड करना भी शुरू किया है। आई थिंक वो सारे एफर्ट्स जो है इन न्यू कमोडिटीज में पॉजिटिव हमारे लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि लोग अभी इस इकोसिस्टम को समझ रहे हैं और इसके बेनिफिट को काफी समझ चुके हैं। तो वो एक हमारा है। दूसरा जो अगर आप देखेंगे मसालों में हमने देखा है कि वॉल्यूम जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और जितनी भी सारी कमोडिटीज हमारे पास है उन सारी कमोडिटीज में मसालों की जो वॉलेटिलिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो हमें लगता है कि मसाले जहाँ पे वॉलेटिलिटी और वैसे ही बहुत ज्यादा है, ऑप्शन जैसा टूल आके लोगों को एफिशिएंटली अपनी पोजीशन को हेज करना या डायरेक्टली हेज करना जैसी जो स्ट्रेटजी है उसमें उनको यूज करने में मदद मिलेगा। सही। जो डिलीवरी सेंटर को लेकर, अगर कोई ट्रेडर अगर कहीं दूर, जो भी आपके डिलीवरी सेंटर है, मान लीजिए इरोड या सांगली, जो भी टर्मरिक के लिए डिलीवरी सेंटर है, अगर कोई बहुत दूर रह रहा है, उन्हें अगर
उन्होंने अपना स्क्वायर अप नहीं किया, पोजीशन उनकी खुली रह गई एक्सपायरी तक, तो उनको डिलीवरी कैसे मिलेगी वहां तक? उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है वो जो हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल सेम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑप्शंस में रखे हैं। तो आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता है कि कहाँ पर डिलीवरी मिल सकती है और किस दायरे के अंदर हम डिलीवरी दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह का होगा, बट स्पेशली अगर फार्मर्स को डिलीवरी देने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो सपोर्ट हम एक्सटेंड कराते हैं। कई केसेस में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हम उनको हेल्प करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग में, सेइंग में। वो सपोर्ट एज एंड व्हेन जब हमें लगता है कि फार्मर्स को जरूरत है वो हम एफपीओज को प्रोवाइड कराते हैं, तो हम यहाँ पर भी करते रहेंगे। पीओज के लिए, फार्मर्स के लिए किसी तरह की इंसेंटिव की भी तैयारी है क्या? ऑलरेडी सेबी गाइडलाइन के हिसाब से पास एफपीओ में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफी सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी एक्सटेंड किए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर वो डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वेयर हाउसिंग पे, पैकेजिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और असेइंग कॉस्ट पे उनको सब्सिडीज या डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा अर्ली पे इन भी एफपीओज पहले से ले सकते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल ट्रेडर की बात करेंगे तो वो सिर्फ नियर मंथ में अर्ली पे इन का फैसिलिटीज ले सकते हैं, जबकि एफपीओज अगर एक बार डिपॉजिट करें तो वो अर्ली पे इन की फैसिलिटीज लेने के बाद मार्जिन का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे 1-to-1 हैंड होल्डिंग अवेयरनेस, हमारे पास एक सेपरेट टीम है जो एफपीओज को गाइड करती है। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं और आई थिंक उस सबका ही एक प्रयास का नतीजा है कि आज हमारे पास 500 के लगभग एफपीओज हैं जो कि एक्सचेंज के साथ जुड़ी हुई हैं और ट्रेडिंग करती है। कपिल जी, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, क्या कोई और ऑप्शन या कोई और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च की तैयारी चल रही है आप लोगों की? छोटा जवाब दीजिएगा सर। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, बट आई थिंक कॉफी एक प्रोडक्ट है जिसका अप्रूवल हमारे पास है, उसकी तैयारी लॉन्च करने की तैयारी है और जैसे ही हमारे पास सब कुछ आ जाएगा हम मार्केट को इन्फॉर्म करेंगे उस कॉफी फीचर्स ट्रेडिंग के बारे में। शुक्रिया कपिल जी। अश्विन साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, मसालों को लेकर आपका आउटलुक क्या है और वायदा में आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्स अब बहुत ज़बरदस्त आने वाला है ऑप्शंस के साथ? अगर फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए एक बेहतर टूल मिल जाएगा उन लोगों को? जी सर, एक्चुअली जैसे कपिल देव जी ने बताया कि मसालों में कारोबार काफ़ी अच्छी तरह बढ़ा है, वॉल्यूम काफ़ी हैवी रहते हैं और वॉलेटिलिटी भी बहुत रहती है। कभी कभी एक दिन में 4%, 6% के सर्किट लगते हैं। तो वो चीज हेज करने के लिए या रिस्क कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन का ये जो टूल है वो काफी हेल्प करेगा ट्रेडर्स, फार्मर्स, सबको, और इससे ट्रेड को फायदा ही होगा। मैं एनसीडीएक्स को इनवाइट करूंगा हमारी सितंबर में एक मिड टर्म फीस की मध्य प्रदेश में, उसके अंदर आके वो एक ज्यादा इसके ऊपर ब्रीफ देवे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसके अंदर बढ़ेगा। बिल्कुल सर, उनकी कोशिश भी है कि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और एपीओज के साथ लगातार टाई अप भी हो रही है और अलग अलग एसोसिएशन के साथ भी बात होती रहती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अश्विन सर। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं और गोल्ड और सिल्वर जहां पर आज कमजोरी दिख रही है एमसीएक्स पर। कुणाल जी, कल महंगाई के आंकड़ों के बाद जिस तरह की गिरावट की आशंका लग रही थी उतनी गिरावट नहीं आई, क्या अब बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं गिरेगा? अब रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं इन दोनों ही काउंटर में? सर अनम्यूट कर लीजिएगा ऑडियो। सॉरी, मुझे लग रहा है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो पीक आउट हो गया है और आने वाले महीनों में ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे 8.5-8% की ओर जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि गोल्ड सिल्वर जो कंटिन्यूअस घट रहे थे वो डॉलर की स्ट्रेंथ के हिसाब से और ब्याज दरें बढ़ने वाली है, तो ये सब चीज़ भाव में आज $1700 में सब एवरीथिंग इज देयर इन द प्राइस। सो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर में मंदी नहीं होनी चाहिए। मैं बुलिश हूँ यहाँ से, 50,600 में गोल्ड बाई करना चाहिए, 50,850-900 का टारगेट इंट्राडे में। सिल्वर 56,700 पे बाई कीजिए, 57,100-200 का टारगेट आज इंट्राडे में आपको देखने मिल सकता है। यानी कुणाल जी को लगता है कि जितने भी फैक्टर्स है वो प्राइस्ड इन है और यहाँ से अच्छा ही होगा, महंगाई भी नीचे आएंगी और हो सकता है 3/4 से 1% तक ब्याज दरें बढ़ने की संभावना लग रही है। जो 26-27 जुलाई को जो बैठक होगी फेड की, वो सब डिस्काउंटेड बाजार में है, इसलिए अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं है, अब खरीदारी करके ही जाए। मनोज जी, आप सहमत है कुणाल जी की बातों से? मोहन जी, मैं कुणाल से सहमत हूँ और यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है जो भी फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन यहाँ पे दिख रहे हैं। स्पेशली अगर सिल्वर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे प्राइसेस जो है काफ़ी ओवरसोल्ड है और हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी सेशन से जो है कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में
$18.65 का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड कर रहा है और उसके ऊपर कीमतें बनी हुई है। मेरा मानना है कि यहाँ पे चांदी में जो रिकवरी वो सोने के मुकाबले ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी आने वाले सेशंस में। तो यहाँ पे इंट्राडे के लिहाज से भी और थोड़ी लंबी अवधि के लिहाज से भी अगर बाइंग करना हो तो बिल्कुल करना चाहिए। कीमतें फिर एक बार $20 तक के जो स्तर शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। तो चांदी में अगर इंट्राडे में बाइंग करना है तो 56,350, 56,400 ये स्तर काफ़ी अच्छे होंगे। 55,900 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 57,200 तक का जो है लक्ष्य इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम एक महीने की बात करें तो मेरा मानना है कि फिर एक बार कीमतें 60,000 तक के स्तर जो यहाँ दिखा सकती है। तो चांदी में काफ़ी अच्छी जो है यहाँ बढ़त की संभावनाएं सोने के मुकाबले दिख रही है। चांदी पे रिपोर्ट भी आ रही है यहाँ से तेजी के, कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहाँ से चांदी बेहतर बेट है खरीदारी करने के लिए। आपको क्या लगता है, गोल्ड या सिल्वर क्या खरीदना पसंद करेंगे भाविक? आई थिंक मैं गोल्ड ज़्यादा प्रेफर करूंगा। चांदी में अभी भी इंट्राडे एटलीस्ट मैं बेरिश हूँ। गोल्ड में अगर देखें तो हेज फंड की पोजीशन देखें तो इनफैक्ट 3 साल के लो के ऊपर है नेट लेंथ, और लास्ट वीक से अभी भी अगर देखें तो 52%, मतलब अब जो भी स्पेक्युलेटिव लॉन्ग पोजीशन थी वो सारी निकल चुकी है। शॉर्ट पोजीशन अभी कवर हो रही है और जो लॉन्ग्स है वो लॉन्ग लीन ही है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बॉटम एटलीस्ट आ सकता है। आई थिंक 1700 के नीचे अगर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि वापस फ्रेश शॉर्ट पोजीशन है वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड आई थिंक एमसीएक्स में जब तक 50,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे बुलिश है, और एक्सपेक्टेशन है कि 50,800 50,900 तक हमें अपसाइड दिखने लगते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में अभी भी आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा वीक ही है, क्योंकि आगे जाके भी डिमांड रिकवरी नहीं लग रही, अभी भी आगे जाके स्लो डाउन ही होगा है। और चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आज मुझे लग रहा है कि जब तक 57,500 के ऊपर नहीं जाती तब तक 57,500 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। आई थिंक 56,000 से 55,500 एक अच्छा लेवल है कि जहां पे आप आपकी शॉर्ट पोजीशन कवर करके लॉन्ग में आ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल की बात हो रही थी तो चांदी 50% मेटल भी है। कुणाल जी क्या लग रहा है, कॉपर काफ़ी टूटता जा रहा है, क्या अब यहाँ से और कितनी गिरावट आप देख रहे हैं, या हो चुका जितना गिरना था गिर गया, अब यहाँ से बहुत गिरावट नहीं है, अब खरीदने का वक्त आ रहा है 2-4% नीचे आने पे? जी देखिए, कोई लंबी तेजी नहीं, पर चाइना ने आज सवेरे फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया स्टिमुलस देके ऐसा अनाउंस किया है, तो ये सेंटिमेंटली थोड़ा पॉजिटिव है। मुझे यहाँ से बाउंस बैक लग रहा है, लंबी तेजी नहीं लग रही है। और मौजूदा स्तर पे 624 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इंट्राडे में फिर से आपको 632 633 तक के लेवल देखने मिलेंगे। 620 का स्टॉप लॉस रखिए और बायस टूवर्ड्स पुल बैक, एक पुल बैक रैली के लिए आप इसको लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। यानी टाइम फ्रेम ध्यान रखिएगा, 1-2 दिनों के लिए इंट्राडे के लिए है और पुल बैक के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। लंबी तेजी नहीं लगती है, इसलिए टाइम फ्रेम का आप जरूर ध्यान रखें जब भी खरीदें। आपको क्या लग रहा है मनोज जी, मेटल में कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना पसंद है अभी इन लेवल्स पे, या और गिरने देंगे? मेटल्स में विष्णुवन जी मेरे को यहाँ पे लेट अच्छा लगता है। हम देख रहे हैं कि एक स्टडी मूव इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है और काफी स्टेबल यहाँ पे ट्रेड है। हम देख रहे हैं कि एक दायरे में बना हुआ है 171 172 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। तो लेट में 173 के स्तर अगर मिले तो यहाँ लॉन्ग करना चाहिए 176 के लक्ष्य के लिए। 171.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सब 1-2 दिनों के लिए कॉल है, तो टाइम फ्रेम ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। भाविक आपकी तरफ से टॉपिक मेटल में? मेरी तरफ से मेटल में टॉपिक रहेगा इंट्राडे जिंक का सेल का कॉल, क्योंकि कल भी अगर देखें तो 265 से अपसाइड हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा अपसाइड आता है अगर 272 के करीब, तो 265 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं 276 के स्टॉप लॉस से, और 282 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनली बाय करना चाहिए। तब तक मुझे लग रहा है जिंक में हमें वीकनेस देखने मिल सकती है। पोजिशनल बाई है और 1 से 2 दिन के लिए इंट्राडे के लिए या कल तक के लिए आप यहाँ पर सेल करके जा सकते हैं 265 के लिए। लेकिन आपका अगर 1-2 हफ्ते का नज़रिया है तो नीचे पे आप बाई करके ही जाए। जिंक पर आपका व्यू क्या होगा कुणाल जी? 100 रुपये से ज़्यादा टूट चुका है, अगर 19 अप्रैल के आसपास 370 के आसपास था एमसीएक्स पर। क्या जिंक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है आपको? हर एक मेटल्स इन लाइन विद द फंडामेंटल्स नीचे आया है। फंडामेंटल बेरिश थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, टेपरिंग होने वाला था, फाइनेंशियल कंडीशन टाइट हो रही थी, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ नीचे आ रहा था, तो ये सब चीज़ डिस्काउंट हो गई है मेरी राय में। यहाँ से अभी भी फंडामेंटली कोई लंबी तेजी नहीं है, छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे। ये लेवल्स पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की है। 5 से 6 रुपये की अपसाइड आती है
वहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए अगर शॉर्ट करना है तो ये लेवल से आपको ट्रेडिंग कॉल लेना है तो बाइंग कर सकते हैं। ओके, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। $100 के आसपास टिक गया है ब्रेंट का भाव, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से और गिरावट आपको दिख रही है, या कल एक दो एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो उनको लगता है कि 95 से $115 के रेंज में ही अगले कुछ दिनों तक ब्रेंट क्रूड रह सकता है। आपका लेवल क्या है, आप किस तरह के रेंज देख रहे हैं क्रूड में, और ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? आई थिंक ऊपर में बेचना चाहिए, 77, 30, 40 के आसपास बेचना चाहिए क्रूड। 7800 का स्टॉप लॉस रखिए और 7590 का टारगेट रखिए। उसका रीज़न फंडामेंटल साइड पे रखिए। बाइडेन साहब को वर्ल्ड में किसी को भी अभी हायर ऑयल प्राइस से दे आर नॉट कंफर्टेबल। रशिया के ऊपर भी प्लान वर्कआउट किया जा रहा है कैसे उनकी ऑयल प्राइसेस को पैक रखेंगे ये लोग, और कम से कम ऑयल प्राइसेस रशिया को मिले ऑयल के लिए, उसका एफर्ट दिया जा रहा है। और बाइडेन साहब सऊदी की टूर में है, सऊदी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और डिमांड ग्रोथ चाइना से स्लो हो रहा है। तो चाइना में जून महीने में ऑयल का डिमांड तकरीबन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 20% डाउन था ऑयल इम्पोर्ट। तो ये सब फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं उछाले पे ऑयल में बेच के काम करना चाहिए। ओके, आपको भी लग रहा है मनोज जी कि बेचकर ही जाना चाहिए, कि तमाम ऐसे फैक्टर अभी जो इमर्ज हो रहे हैं, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी पे जो चर्चा होने वाली है बाइडेन साहब की, या फिर चीन की ग्रोथ को लेकर, यहाँ से गिरने ही वाला है क्रूड, आपको भी लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बने रहेंगे। एक और चीज अहम है जो कुणाल की तरफ से मिस हुई है, जो EIA और ओपेक का जो मंथली रिपोर्ट आया है वहाँ भी ये अनुमान निकल कर आए हैं कि 2023 में जो दुनिया का जो डिमांड है वो 2.3 मिलियन बैरल पर डे से घटेगा। तो इसकी संभावनाओं के चलते आगे ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस जो है वो बने रह सकते हैं। मेरा मानना है कि WTI में अब $100 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और ग्रेजुअली कीमतें जो है $90 तक आ सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेल ऑन राइस की रणनीति जो है वो कच्चे तेल में बना के रखनी चाहिए। ओके, चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉटन सबसे पहले देख लेते हैं। कॉटन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी टूट चुका है, हालांकि MCX पे उस तरह की गिरावट नहीं आई है। कॉटन में क्या लग रहा है मनोज जी यहाँ से? कॉटन में हम देख रहे हैं कि आइस कॉटन फ्यूचर्स लगातार गिरावट दिखा रहा है। कल हमने वहाँ 90 सेंट के नीचे भी कीमतों को फिसलते हुए देखा था। हालांकि भारतीय बाजारों में यहाँ थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखा था लोअर लेवल से, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी कीमतें अगर 42,500, 42,700 की रेंज में आए तो फिर यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। आगे फिर एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। 43,300 के नीचे जब तक कमोडिटी सस्टेन हो रही है, मेरा मानना है कि यहाँ पे सेल ऑन राइस की रणनीति बना के चलना चाहिए। अगले 2-3 दिन में कीमतें फिर एक बार 41,700 तक के स्तर दिखा सकती है। वहीं अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि 40,000 तक भी कीमतें यहाँ आ सकती है। आइस कॉटन 42 हफ्ते के निचले स्तर पर है। आपको भी लग रहा है कॉटन में यहाँ बेचकर ही जाना चाहिए कुणाल जी? जी हाँ, ओवरऑल ध्यान मंदी का ही है कॉटन में। सो मेरा ज़्यादा अभी मैंने ट्रैक नहीं किया है, बट एग्री कमोडिटी इसमें कोई तेज़ी अभी फिलहाल लग नहीं रही है। भाविक, कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? जी मुझे लग रहा है कि कैस्टर में बेच के ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि 75-50 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो जून जुलाई दोनों में उसने ट्रैक किया है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आई थिंक टेक्निकली डबल टॉप भी बनाया है, तो नीचे आई थिंक 7200 से 7150 का एक सपोर्ट आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन में टेस्ट कर सकता है। तो आज के दिन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर 7330 के करीब आता है तो मैं 7250 या 7200 के टारगेट के लिए शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 7370 का। इंट्राडे के लिए कॉल है 7330 पे बेचे, 7250 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 7370 का। शुक्रिया भाविक आपका, कुणाल जी आपका, और मनोज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों